हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि रहने वाले हैं राइटिंग सेक्शन से, मींस राइटिंग कॉम्पोजिशन से। सो इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ईमेल राइटिंग से, रिपोर्ट राइटिंग से, लेटर राइटिंग से, आर्टिकल राइटिंग से। सो बेसिकली जो हमारे HSSC TGT इंग्लिश के टॉपिक्स है वो मैंने कवर करने की कोशिश करी है इस वीडियो में। इस वीडियो से ज़रूर आप एंड तक बने रहिएगा सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट और एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोर ओवर, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, ईमेल स्टैंड्स फॉर, हमें ईमेल की फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है, ईमेल एक अब्रीविएशन है, अब्रीविएशन इन शॉर्ट फॉर्म है, किसका है वो हमें बताना है। इलेक्ट्रॉनिक मैन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर इंजन मेल। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 3, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। सो ईमेल की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the email attachment size limit in Gmail? सो यहाँ पे Gmail का ही क्यों जिक्र किया? बिकॉज पहले याहू बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, बट अब जो लोगों की ईमेल आईडीज़ है सबसे ज़्यादा Gmail अकाउंट पे है। तो इसलिए Gmail में जो अटैचमेंट है, आपने देखा होगा जो हम फाइल्स भेजते हैं कई बार, उसकी क्या लिमिट है कि आप उससे ज़्यादा कितने MB से आप नहीं भेज सकते ज़्यादा। सो हमारे पास 4 ऑप्शंस है, 10, 15, 25 या फिर 40। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द थर्ड ऑप्शन, दैट इज़ 25 MB। सो 25 MB से ज़्यादा हम अटैचमेंट में कोई भी फाइल नहीं भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, an unsolicited email message sent to many recipients at once is? Unsolicited का मतलब होता है something which is not needed, means something which is not required, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है बट फिर भी वो मैसेजेस आ रहे हैं। तो उस वैसे मैसेजेस को हम क्या बोलते हैं? मैसेजेस का मेरा यहाँ पे मतलब है वैसे ईमेल्स को हम क्या बोलते हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड नहीं है, कहीं से भी कहीं कोई भी भेज रहा है आपको। ठीक है, इनबॉक्स, स्पैम, वायरस या फिर अटैक। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सेकंड ऑप्शन, दैट इज स्पैम। आपने देखा होगा आपके ईमेल अकाउंट में बहुत सारे मैसेजेस होंगे स्पैम में, तो वही ही यहाँ पे पूछा गया है। अनसॉलिटेड ईमेल मैसेजेस मीन्स स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ईमेल एड्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो 4 हमें ईमेल एड्रेस दिए जिनमें से सिर्फ एक ही ईमेल एड्रेस करेक्ट है, मतलब जो ईमेल एड्रेस लिखने का तरीका सिर्फ एक ही सही है और तीनों गलत हैं, तो हमें सही वाले को पहचानना है। फर्स्ट वाला देखिए, www.bobsmith.com। पहली बात, इसमें @ नहीं है, सो डेफिनेटली ये नहीं होगा। मोर ओवर इसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल से स्टार्ट है, सो इट इज़ अ रॉन्ग आंसर। बी ऑप्शन पे आ जाइए, बॉब स्मिथ, एक तो स्पेस है, फर्स्ट लेटर भी कैपिटल है, रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन देखिए, bob smith 461 @yahoo.com, ये सही है। फोर्थ वाला भी देख लेते हैं, बॉब स्मिथ स्पेस आ गया 41 के बीच में, है ना, बॉब स्मिथ स्पेस 41 @gmail, और पहले भी कैपिटल है। तो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, दैट इज जिसमें कोई भी स्पेस नहीं है, जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है और जिसमें @ भी लगा हुआ है। ठीक है, सो हमें ध्यान रखना है ईमेल लिखने का क्या सही तरीका है। कभी भी फर्स्ट कैपिटल लेटर नहीं होगा, देन बीच में स्पेसिंग नहीं होगी, देन @ ज़रूर होगा, देन .com भी ज़रूर होगा, yahoo.com, gmail.com। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, while sending an email to differentiate among 2CC and BCC fields, which of the following statement is true?
हमने पहले प्रैक्टिस सेट 6 में डिस्कस किया था CC क्या होता है, मतलब कार्बन कॉपी, एंड BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछा है, रिसिपिएंट इन द टू फील्ड कैन सी द ईमेल एड्रेसेस दैट आर इन द BCC एंड CC फील्ड्स। अब आपने देखा होगा जब भी आप किसी को मेल भेजते हो उसमें सबसे पहले आता है टू कि आप किसको भेज रहे हो, फिर आता है CC मतलब कार्बन कॉपी, फिर आता है BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो सबसे पहले तो आपको इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। फिर हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं कि इनका क्या रोल है इन तीनों चीज़ों का। तो बेसिकली जो इसका करेक्ट आंसर होगा हम सीधा वो डिस्कस करते हैं। रिसिपिएंट्स इन द BCC, रिसिपिएंट मतलब जिसे हम मैसेज भेज रहे हैं, जिसे हम ईमेल भेज रहे हैं उसे हम रिसिपिएंट बोलेंगे। recipient in the BCC field can see the email addresses that are in the to and CC fields. So जो BCC में है ना, थर्ड ऑप्शन जो थर्ड वाला रहता है CC के नीचे BCC, इसका मतलब होता है जो वहाँ पे जिस बंदे को हमने जिसका ईमेल डाला है वो देख सकता है कि हमने टू में किसको भेजा है और CC में किसको भेजा है। BCC वाला वो देख सकता है, ठीक है, जो रिसीवर है मतलब रिसिपिएंट है BCC में। सो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर क्विक रिट्रीवल इन एन ईमेल इज। आपने देखा होगा जब भी हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो हमें बार बार टाइप करना पड़ता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है हमें बार बार टाइप करना पड़े। अगर हमने अपनी एड्रेस बुक में लोगों के नेम सेव करे तो सीधा हम फर्स्ट लेटर डालें। जैसे कि अगर कोई हिमांशी कोई मेल भेजना चाहता है तो अगर वो H लिखेगा ना तो उसकी ईमेल एड्रेस में हिमांशी लिखा आ जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यही पूछा है कि ईजी वे क्या है, कहाँ पे आप कॉन्टैक्ट बंदे का इंफॉर्मेशन सेव करोगे ईमेल भेजते हुए कि आपको बार बार पूरा ईमेल ना लिखना पड़े और एकदम से क्विकली उसका नाम आ जाए। अगर आप फर्स्ट एक कैपिटल, आई मीन नॉट कैपिटल, अगर आप उसका फर्स्ट लेटर ही डालो तो उसकी पूरी ईमेल आईडी आने लग जाए। तो ये क्या, कहाँ पे आप उसका सेव करोगे, नेम, एड्रेस बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में, एड्रेस बुक में या फिर मैसेज बुक में। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 3, दैट इज एड्रेस बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वर्ड लिमिट फॉर आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग की वर्ड लिमिट क्या है, 4 ऑप्शंस दिए हैं। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द सेकंड ऑप्शन, दैट इज 150 to 200 वर्ड्स। सो आर्टिकल राइटिंग की 150 to 200 वर्ड्स होती है लिमिट। अगर आप TGT HSSC TGT इंग्लिश की प्रैक्टिस या फिर तैयारी कर रहे हो तो बहुत से बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि मैम आप पोइट्री पे बनाइए वीडियो, नॉवेल्स पे बनाइए। तो इस पे ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं जो कि इसी के नाम पे ही है, HSSC TGT इंग्लिश स्क्रीनिंग। तो वहाँ पे आपको मेरी प्लेलिस्ट में सारी ही इंग्लिश के जो टॉपिक है उससे रिलेटेड वीडियोज़ आपको वहाँ से मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ मार्किंग स्कीम ऑफ आर्टिकल राइटिंग। जैसे कि एक बच्चे ने आर्टिकल राइटिंग लिखा तो टीचर उसे चेक करते हुए किन किन चीज़ों पे मार्क्स देगा, ठीक है, फॉर्मेट पे, एक्सप्रेशन पे, कंटेंट पे या फिर ऑल ऑफ द अबव पे। सो ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव ही इसका आंसर होगा। टीचर फॉर्मेट देखेगा कि उसने सही फॉर्मेट लिखा है जो आर्टिकल राइटिंग का है, उसका क्या एक्सप्रेशन है, उसने किस तरीके से लिखा है वो भी वो चेक करेगा, ठीक है। देन थर्ड, कंटेंट, जो उसने क्या कंटेंट, उसने क्या मैटर लिखा है। सो ये सारी ही चीज़ों पे देख के ध्यान रखते हुए एक टीचर उस स्टूडेंट को मार्क्स देगा। ओके, आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं करी और आपको पसंद आ रही है फिर भी लाइक नहीं करी तो प्लीज़ डू लाइक इट। मोर ओवर कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। I love to read your comments. I always do, and it motivates me to do better, to make better videos. Now moving on to the next question. What are the constituents of format in the article writing?
बेसिकली इसमें पूछा गया है कि आर्टिकल राइटिंग के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। हेडिंग, राइटर्स नेम, बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, नन। सो आर्टिकल राइटिंग में सबसे पहले जो हम लिखते हैं हेडिंग ही लिखते हैं, उसके बाद राइटर्स नेम। सो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बोथ ए एंड बी, दोनों ही आर्टिकल राइटिंग का ही पार्ट है, ठीक है, हेडिंग और राइटर्स नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज we didn't know the recipient's name of a letter, how we can address the recipient। मतलब अगर हमें किसी को हम लेटर भेज रहे हैं और उसका हमें नाम नहीं पता, ऑब्वियसली अगर हम किसी को फॉर्मल लेटर लिखते हैं हमें वहाँ पे नाम नहीं पता होता मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो हम उसको एड्रेस कैसे करेंगे? मतलब सैल्यूटेशन में क्या लिखेंगे? डियर मिस्टर, मिसेस, हेलो, माय डियर, या फिर डियर सर और डियर मैम, या फिर मैडम, ठीक है। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज डियर सर और डियर मैडम। अब कहीं बच्चे कंफ्यूज होंगे फर्स्ट ऑप्शन में कि हम डियर मिस्टर और मिसेस क्यों नहीं लिख सकते। जब आपको उसका नाम ही नहीं पता तो आप डियर मिस्टर लिख के थोड़ी ना छोड़ दोगे, या डियर मिसेस लिख के थोड़ी ना छोड़ दोगे, है ना। नाम पता है पूरा तो फिर आप लिख सकते हो मिस्टर, मिसेस, वट एवर द नेम इज़ उसके नाम के पहले, बट आपको नाम ही नहीं पता तो मिस्टर लिख के तो आप छोड़ ही नहीं सकते ना। तो इसलिए जो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है वो है डियर सर और डियर मैडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द की पॉइंट ऑफ अ फॉर्मल लेटर इज रिटन इन विच पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। मतलब की पॉइंट का मतलब है यहाँ पे कंटेंट। मतलब आप कोई लेटर किसी को लिख रहे हो, जो उसकी मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है लेटर की, वो आप कहाँ लिखोगे? वो आप कंटेंट में ही तो लिखोगे, जो उसका कंटेंट है बॉडी में ही तो लिखोगे, है ना। जो मेन चीज़ है आप लेटर के बीच में ही तो लिखते हैं, जहाँ पे हम बॉडी लिखते हैं, लेटर का मेन कंटेंट लिखते हैं। सो हमारे पास 4 ऑप्शन है, बॉडी, ओपनिंग, क्लोजिंग। सो ये हम ऑलरेडी डिस्कस हमने कर लिया कि जो मेन कंटेंट है, की पॉइंट्स है, वो हम बॉडी ऑफ द लेटर में लिखते हैं, मतलब बीच में। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी द ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद लव इज यूज्ड इन विच पार्ट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, जैसे कि अगर हम, इसका मतलब है अगर हम किसी को इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं और हम लिख रहे हैं विद लव, तो हम ये कहाँ पे लिखेंगे? हेडिंग में लिखेंगे लेटर की, ओपनिंग में लिखेंगे, क्लोजिंग में लिखेंगे, या फिर हम बॉडी ऑफ द लेटर में लिखेंगे, मतलब बीच में जहाँ पे हम मेन पॉइंट लिखते हैं। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, क्लोजिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने भाई या बहन को लेटर लिख रही हूँ तो मैं क्या लिखूँगी एंड में? विद लव हिमांशी, या जो भी, ठीक है। तो हम विद लव क्लोजिंग के टाइम लिखते हैं, एंड में जब हम ख़त्म करते हैं लेटर। जैसे कि हम फॉर्मल में लिखते हैं योर्स फेथफुली, तो उसकी जगह अगर हम इनफॉर्मल अपने भाई बहन, किसी फ्रेंड को, रिश्तेदार को, रिलेटिव को, पेरेंट्स को लेटर लिख रहे हैं तो हम उसकी क्लोजिंग ऐसे भी कर सकते हैं, विद लव और नीचे अपना नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंडर्स कंप्लीट एड्रेस इज रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग टाइप। हमें सेंडर का कंप्लीट मतलब पूरा एड्रेस किस टाइप के लेटर में चाहिए होता है? फॉर्मल, इनफॉर्मल, नन, या फिर बोथ ए एंड बी। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा क्या रहेगा? वो रहेगा डी ऑप्शन, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। ये तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हम किसी को लेटर लिख रहे हैं, चाहे हम फॉर्मल लिखे चाहे हम इनफॉर्मल लिखे, एड्रेस उस तक तभी पहुंचेगा अगर हम उसका करेक्ट पूरा का पूरा एड्रेस लिखेंगे, है ना। चाहे हम फॉर्मली लिखे चाहे इनफॉर्मली, एड्रेस आपको पूरा करेक्ट लिखना है, तभी उस बंदे को आपका लेटर रिसीव होगा। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। Next question. Okay, this question is repeated, I'm sorry. With love is used in which part of informal letter? We have already discussed it, and the answer will be the C option here, that is closing. Next question. How would you address the recipient of an informal letter? अगर हम किसी को informal letter लिख रहे हैं तो उसको हम recipient, मैं फिर से बता रही हूँ, मतलब रिसीवर जिसे आप लिख रहे हो लेटर,
उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे? सैल्यूटेशन में एड्रेस करते हैं ना, डियर मिस्टर, माय डियर, डियर सर मैडम, हेलो सर मैडम। अगर हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, इनफॉर्मल क्या होता है? अपने भाई, फ्रेंड, बहन को, पेरेंट्स को, रिलेटिव को अगर हम लिख रहे हैं तो उसको हम सर मैडम क्यों ही बोलेंगे, है ना। डियर मिस्टर भी क्यों बोलेंगे? मिस्टर आप अपनी बहन के आगे मिस्टर मिस तो नहीं लगाओगे, या भाई के आगे। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा माय डियर। आप सीधा लिखते हो माय डियर, उस इंसान का नाम, या फिर माय डियर पापा, या फिर माय डियर अंकल या आंट। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द बी ऑप्शन, दैट इज़ माय डियर। सो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, and please don't forget to hit the like button and don't forget to hit the bell as well. Thank you so much for watching the video. Have a good day.